हेलो एवरीवन, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल टारगेट बीएड में। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट का जो एग्ज़ाम हुआ था लास्ट दिसंबर 2019 में। अभी रिसेंटली तो हुआ नहीं है, जुलाई में तो होना था, पोस्टपोन हो गया है। तो जो रिसेंटली जो हुआ था दिसंबर में लास्ट ईयर 2019 में, उसमें हम सीडीपी का सेक्शन डिस्कस करेंगे। देखिए, बीएड के साथ साथ जो लोग बीएड कर रहे हैं या डीएलएड कर रहे हैं या कोई भी ट्रेनिंग कोर्स कर रहे हैं, साथ साथ में अगर आप सीटेट की एग्ज़ाम की तैयारी भी करते रहेंगे ना, तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा। बिकॉज सीडीपी के मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके बीएड या जो भी ट्रेनिंग कोर्स आप कर रहे हैं उसी में से कवर हो जाएगा। आपको अलग से बैठना नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपकी बीएड ख़त्म हो गई, अब फिर आप सोचेंगे कि अब सीटेट की तैयारी कैसे करें। तो साथ के साथ अगर आप एक बार क्वेश्चन पेपर देखेंगे ना, सीटेट का ही नहीं, जो भी आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं ना, जिसकी भी तैयारी आप कर रहे हैं, जो भी आपका एम है, मैं ये हमेशा सजेशन देती हूँ कि आप क्वेश्चन लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर हमेशा देखते रहिए। लास्ट ईयर के क्वेश्चन आप साइड बाई साइड पढ़ते भी रहिए और लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी देखते रहिए। उससे आपके दिमाग में एक आइडिया रहेगा कि कौन सी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या पैटर्न है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अब सीटेट में अगर आपको पता रहेगा कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, किस किस जो चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं, तो आप उन पे आप ज़्यादा फोकस करेंगे और आपकी तैयारी अपने आप साइड बाय साइड होती चली जाएगी, है ना। तो थोड़ा सा ये देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आए। ये मैं फर्स्ट पेपर है, इसके बाद हम धीरे धीरे एक बार मैं जितने भी 5-10 कोशिश करूँगी, जितने भी मुझे मिलते हैं सारे हम इसमें कवर करेंगे, ताकि आप लोग को एक आइडिया हो जाए किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? द मोस्ट क्रिटिकल पीरियड ऑफ एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इज। कहते हैं कि जो क्रिटिकल पीरियड होता है जिसमें कोई भी बच्चा एक्वायर करता है, जिसमें उसकी लैंग्वेज डेवलप होती है, वो कौन सी एज होती है? प्री नेटल पीरियड, अर्ली चाइल्डहुड, मिडल चाइल्डहुड, एडोलेसेंस। देखिए, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं ना कि जो बहुत ही बेसिक कॉमन सेंस के होते हैं। आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, आपको अगर आपने ना भी पढ़ा हो ना, थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे, आपको अपने आप आंसर्स आ जाएंगे। जब बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही तो बोलना शुरू नहीं कर देता। इन्फेंट एज में, प्री नेटल पीरियड में तो नहीं होता है। अर्ली जो चाइल्डहुड होता है, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड जो होता है, ये 2 से 6 के बीच में, ठीक है, उसमें बच्चे की लैंग्वेज बहुत तेज़ी से बढ़ती है। क्योंकि 2, ढाई, 3 साल का बच्चा प्री स्कूल जाने लगता है, फिर स्कूल जाने लगता है, तो स्कूल में जाके बच्चों की लैंग्वेज और ज़्यादा डेवलप होती है। तो अर्ली चाइल्डहुड इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेट ऑफ मोरल डेवलपमेंट प्रपोज बाय लॉरेंस कॉलबर्ग। कॉलबर्ग की थ्योरी मैंने आपको करवाई भी हुई है, आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि मोरल डेवलपमेंट की कौन सी स्टेज है इसमें से जो कॉलबर्ग ने दी थी? लिटेंसी स्टेज, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी स्टेज। देखिए, जितने भी थ्योरीज़ हैं ना, चाहे पावलोव की थ्योरी होगी, कॉलबर्ग की थ्योरी होगी, पियाजे की थ्योरी होगी, जितने भी थ्योरीज़ हैं मैंने मैक्सिमम कवर करी है अपने चैनल में। अगर आप थ्योरीज़ अच्छे से पढ़ के जाएंगे ना, काफ़ी सारे क्वेश्चंस इन थ्योरीज़ में से आते हैं। आपके दिमाग में अगर आइडिया रहेगा थ्योरीज़ का कि कौन सी स्टेज कौन सी थ्योरी में है, जैसे कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज पियाजे की थ्योरी में है, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी स्टेज, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, कौन सी स्टेज कौन सी थ्योरी में, अगर आपके दिमाग में आइडिया रहेगा, आपको अपने आप आंसर आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, जो कॉलबर्ग ने दी थी। आई थिंक 4th स्टेज थी उसकी, जिसमें वो बताते हैं कि कैसे लॉज और रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में इंसान को नॉलेज बढ़ती है उसकी। आप एक बार जाके देख सकते हैं, आपको ज़्यादा बेटर क्लियर हो जाएगा इसके बारे में। नेक्स्ट देखते हैं, ड्यूरिंग क्लासरूम डिस्कशंस अ टीचर ऑफन पेज मोर अटेंशन टू बॉयज़ देन गर्ल्स। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, अगर क्लासरूम में टीचर बॉयज़ की तरफ ज़्यादा अटेंशन देती है बजाय कि गर्ल्स के, तो ये किसका एग्जाम्पल है? जेंडर बायस, जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर रेलिवेंस, जेंडर कंस्टेंसी। इसका क्या आंसर होगा? सिंपल सी बात है, कोई भी बता देगा। तो जेंडर बायस की बात है। जेंडर बायस का मतलब है कि जहाँ पर हम जेंडर में फ़र्क करें, लड़के और लड़की में हम भेदभाव करें, जहाँ पे भेदभाव की बात आ जाती है वहाँ पे बायसनेस की बात आ जाती है। तो इसका आंसर है जेंडर बायस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी टू रिड्यूस चिल्ड्रंस जेंडर स्टीरियोटाइपिंग एंड जेंडर रोल कन्फर्मिटी। कौन सी इफेक्टिव स्ट्रेटजी है टू रिड्यूस जेंडर स्टीरियोटाइपिंग एंड जेंडर रोल
जो हमने निर्धारित किए हुए ना कि लड़कियां यही काम करेंगी, लड़के यही काम करेंगे, वही जेंडर बैलेंस वाली बात आ गई, उसको रिड्यूस करने के लिए एक टीचर क्या स्ट्रेटजी अपनाएगी? डिस्कशन अबाउट जेंडर बायस, एम्फोसाइजिंग जेंडर स्पेसिफिक रोल्स, जेंडर सेग्रीगेटेड प्ले ग्रुप्स, जेंडर सेग्रीगेटेड सीटिंग अरेंजमेंट। ये सारे सेग्रीगेशन का मतलब है अलग करना, तो हम अलग तो कर नहीं रहे हैं, हम तो एक करने की बात कर रहे हैं ना। हमें सेग्रीगेशन नहीं करना है, हमें स्पेसिफिक रोल्स, जेंडर स्पेसिफिक रोल्स नहीं करने हैं कि ये काम उनके ऊपर स्टैम्प लग जाए कि लड़कियों के ही काम है, ये स्टैम्प लगा दे कि लड़कों के ही काम है। ऐसे सेग्रीगेट नहीं करना है। खुल के अगर हम उनसे बात करें कि ऐसा बायसनेस कुछ नहीं होता है, कोई स्पेसिफिक रोल नहीं दिए जाते हैं, कोई अलग से सीटिंग अरेंजमेंट नहीं बनाया जाता है, बॉयज़ एंड गर्ल्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, दोनों की अपनी इम्पॉर्टेंस है और कोई भी सेग्रीगेशन नहीं है दोनों के बीच में। तो ये खुल के अगर टीचर डिस्कशन करे तो ही इसको हम कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरिस्ट वाइल विंग चिल्ड्रन एज एक्टिव सीकर्स ऑफ नॉलेज एम्फसाइज द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल एंड कल्चरल कंटेंट्स ऑफ देयर थिंकिंग। जो बच्चे जो हैं वो एक्टिव सीकर्स हैं, ये किसने कहा था? हमने पढ़ा था ना लिटिल साइंटिस्ट, प्याजे की थ्योरी में हमने पढ़ा था, प्याजे ने कहा था बच्चों को कि वो लिटिल साइंटिस्ट हैं। तो इसका सही आंसर है जीन प्याजे। एक्टिव सीकर से आप लगा लेंगे कि एक्टिव सीकर्स बच्चों ही व्यूड चिल्ड्रन एज एक्टिव सीकर्स, ठीक है। तो इसका आंसर है जीन प्याजे। While working on a jigsaw puzzle, 5 years old Nazma says to herself, "Where is the blue piece? No, not this one, darker one that would go here and make this shoe." This kind of talk is referred to by Vygotsky as, एक 5 साल की बच्ची है, वो खेल रही है, जिक्सॉ पजल बना रही है और वो अपने आप से ही बातें कर रही है। आपने बहुत बार देखा होगा, छोटे बच्चे हैं वो खेल खेल में अपने आप से ही बातें करते रहते हैं, खुद में ही कुछ बन जाते हैं और खुद ही रोल प्ले करते हैं, आप खुद से ही बात करते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल है? प्राइवेट स्पीच, टॉक अराउंड, स्कैफोल्डिंग, ईगोसेंट्रिक स्पीच। ईगोसेंट्रिक स्पीच तो होता है कि सिर्फ अपने ऊपर ही ध्यान देना, ईगोसेंट्रिक स्पीच तो नहीं है ये। स्कैफोल्डिंग भी नहीं है, टॉक अलाउड भी नहीं है, प्राइवेट स्पीच है ये। आप थोड़ा सा अगर सोचेंगे ना, आपको अपने आप ही आंसर आ जाएगा कि अपने आप से बात कर रहे हैं, प्राइवेट स्पीच है, ठीक है। Giving cues to children and offering support as and when needed as is an example of, बच्चों को हेल्प करना, सपोर्ट करना सिर्फ तब जबकि उनको ज़रूरत हो। खुद से वो काम कर रहे हैं लेकिन जहाँ पे कहीं वो अटक जाएं, जहाँ पे उनको ज़रूरत हो वहाँ पे उनको हेल्प करना, ये किसका एग्जाम्पल है? रीइंफोर्समेंट, कंडीशनिंग, मॉडलिंग, स्कैफोल्डिंग क्या होता है? स्कैफोल्डिंग यही होता है कि किसी को हेल्प करना सिर्फ तभी जहाँ पे उसको ज़रूरत हो, उतनी ही हेल्प करना जितने की ज़रूरत हो, उतना ही सपोर्ट करना जितना की ज़रूरत हो, उसको स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर्स कैरेक्टराइज द कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज एज प्रपोज्ड बाय जीन पियाजे? इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर्स कैरेक्टराइज द कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज एज प्रपोज्ड बाय जीन पियाजे? इसमें से कौन सा जो है वो एक कैरेक्टर है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज का? हाइपोथेटिको डिडक्शन रीजनिंग, प्रोपोजिशनल थॉट, कंजर्वेशन क्लास इंक्लूजन, डेफर्ड इमिटेशन, मेक बिलीव प्ले, इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज आपने जीन पियाजे की थ्योरी अगर पढ़ी है, नहीं पढ़ी तो आप एक बार मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं जीन पियाजे की थ्योरी। उसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है? कंजर्वेशन क्लास इंक्लूजन। क्लास इंक्लूजन का मतलब है कि बच्चों को क्लासीफाई करना आ जाएगा, चीज़ों को करेक्टराइज करना आ जाएगा, वो डिफ्रेंशिएट करने लगेंगे चीज़ों को। बहुत सारे टॉयज़ पड़े हैं, रेक्टेंगल शेप के कौन से हैं, सर्कल शेप के कौन से हैं, ओवल शेप के कौन से, वो चीज़ों को क्लासीफाई कर सकते हैं डिफरेंट शेप्स में, डिफरेंट जो भी उनको समझ आ जाएगी क्लासिफिकेशन की, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पियाजेशियन कंस्ट्रक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन? कॉग्निटिव डेवलपमेंट बच्चों के अंदर उसका जो बेसिक कंस्ट्रक्शन है, पियाजेशियन कंस्ट्रक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, इसमें से कौन सा है जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हेल्प करता है? मेन
जो आपको कंस्ट्रक्ट करता है आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का भी मैंने अलग से एक लेक्चर बनाया हुआ कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती क्या है। नॉलेज, जिस तरह से हम नॉलेज एक्वायर करते हैं, हम गेन करते हैं, कौन सी चीज़ हमें हेल्प करती है। स्कीमास, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, कंडीशनिंग, रीइंफोर्समेंट। स्कीमास होते हैं ना, किसी भी चीज़ को हम देखते हैं, उसकी एक छवि बना लेते हैं अपने दिमाग में, और दोबारा से वो जो स्कीमा होते हैं हमें हेल्प करते हैं चीज़ों को रिकॉल करने में। ठीक है, स्कीमास हेल्प करते हैं आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट शुड बी assigning rank to students, understanding children's clarity and confusions about related concepts, labeling students as per their score, marking pass or fail in the report cards। अब ये पूछ रहा है असेसमेंट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है। बच्चों को रैंक देना, उनको लेबल कर देना कि ये पास है, ये फेल है, मार्किंग पास और फेल, या लेबल कर देना ये अच्छा है, ये बुरा है, ये वर्स्ट है, ये बेस्ट है। लेबलिंग कभी नहीं करनी चाहिए, सबसे बेकार चीज़ है, मतलब नहीं होती है ये। मार्किंग पास और फेल, तो ये अगर एवोल्यूशन होता ना, एवोल्यूशन होता तो उसमें हम बोल सकते थे। असेसमेंट का मतलब क्या है कि हम ये देख रहे हैं कि कहाँ पर बच्चे गलती कर रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस क्लैरिटी एंड कन्फ्यूजन्स, बच्चों को कितना समझ आया है, कहाँ पे कन्फ्यूजन है, ताकि हम उसको इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, सेकंड इसका करेक्ट आंसर है Which of the following statements about intelligence is correct? Intelligence is a fixed ability determined at the time of birth only. बर्थ के टाइम पे ही हम इंटेलिजेंस का ठप्पा लगा देते हैं कि भैया ये बच्चा इंटेलिजेंट है, ये मूर्ख है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इंटेलिजेंस कैन बी एक्यूरेटली मेजर्ड एंड डिटरमाइंड बाय यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। एक्यूरेटली आप मेजर कर सकते हो इंटेलिजेंस की, कि इतनी इंटेलिजेंस है, एक्यूरेटली हम मेजर नहीं कर सकते हैं। इंटेलिजेंस इज़ अ यूनिटरी फैक्टर एंड अ सिंगल ट्रेट, या फिर इंटेलिजेंस इज़ मल्टी डायमेंशनल एंड अ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स एबिलिटीज़। किसी भी एक डायरेक्शन में इंटेलिजेंस नहीं होती है, इंटेलिजेंस है मल्टी डायमेंशनल एंड अ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स एबिलिटीज़। बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर इंटेलिजेंस देखी जाती है, कि सिर्फ एक पर्टिकुलर किसी चीज़ को देख के हम नहीं बोल सकते कि ये पर्सन इंटेलिजेंट है या नहीं है, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो इसका सही आंसर है फोर्थ। अगला देख लेते हैं 12th क्वेश्चन। रूही ऑलवेज थिंक्स ऑफ मल्टीपल सॉल्यूशंस टू अ प्रॉब्लम, मैनी ऑफ विच आर ओरिजिनल सॉल्यूशंस। रूही इज डिस्प्लेइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, रूही जो है हमेशा एक प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशंस देखती है। मैनी ऑफ विच आर ओरिजिनल, जो ओरिजिनल सॉल्यूशंस निकालती है वो एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशंस। तो उस कौन सा करेक्टर डिस्प्ले कर रही है वो। क्रिएटिव थिंकर, कन्वर्जेंट थिंकर, रिजिड थिंकर, ईगोसेंट्रिक थिंकर। देखो कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें आप जो बिल्कुल आपको नहीं लग रहा है उनको तो आप अलग कर दें। ईगोसेंट्रिक की इसमें कहीं कोई बात नहीं हो रही है। ईगोसेंट्रिक होता है बच्चा सिर्फ अपने ऊपर ही जो वो सोचता है वही सही है, बाकी सब गलत है, ऐसा यहाँ पे कुछ बात नहीं हो रही है, उसको आप अलग कर दें। रिजिड थिंकर, रिजिड थिंकिंग भी नहीं है, कन्वर्जेंट थिंकर भी नहीं है, क्रिएटिव थिंकर है। ठीक है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आपको अपने आप ही आंसर आ जाएगा। क्रिएटिव थिंकर है कि एक प्रॉब्लम के आप बहुत सारे एस्पेक्ट्स देख रहे हो, बहुत सारे ये भी सोल्यूशन हो सकता है, ये भी सोल्यूशन हो सकता है, और ओरिजिनल सोल्यूशंस निकाल के लेकर आ रहे हो, डिफरेंट सोल्यूशन निकाल के लेकर आ रहे हो, तो दैट पर्सन इज अ क्रिएटिव थिंकर। अगला क्वेश्चन है, इन अ सिचुएशन ऑफ लेस पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू अ डिप्राइव्ड ग्रुप इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, अ टीचर शुड, अगर बच्चे ठीक से पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, लेस पार्टिसिपेशन हो रहा है, एक कोई डिप्राइव्ड ग्रुप है उसको आप पढ़ा रहे हैं और उसमें जो बच्चे हैं वो ठीक से पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो टीचर को क्या करना चाहिए। आस्क द चिल्ड्रन टू विड्रॉ फ्रॉम स्कूल, नहीं समझ में आ रहा है तो चले जाओ स्कूल से, ऐसा तो नहीं होता। एक्सेप्ट दिस सिचुएशन, जैसा चल रहा है चलने दो। लोअर हर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम सच स्टूडेंट्स, उम्मीद ही मत रखो बच्चों से। रिफ्लेक्ट ऑन हर ओन टीचिंग एंड फाइंड वेज टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स इन्वॉल्वमेंट। देखो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं ना, इसके लिए आपने अगर ना भी पढ़ा बुक खोल के थोड़ा सा देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि बच्चों को ऐसे तो नहीं बोल सकते कि चले जाओ, या हमें तुमसे कुछ उम्मीद ही नहीं है, या जैसा चल रहा है चलने दो। कुछ ऐसी चीज़ करेंगे ना जिसमें हम कुछ दिमाग लगा रहे हैं, कुछ रेमेडी लगा रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं कि इम्प्रूव कैसे किया जाए, तो वही सही आंसर होगा।
रिफ्लेक्ट ऑन हर ओन टीचिंग, अपनी खुद की टीचिंग वो देखेगी किस तरह के तरीके अपनाए जाएं जिससे कि बच्चे इन्वॉल्व हों, कोई डिफरेंट तरीका अपनाया जाए जिससे कि बच्चे इन्वॉल्व हों। ठीक है, फोर्थ सही आंसर है इसका। 14 क्वेश्चन देख लेते हैं। इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम अ टीचर डैश इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान्स। A teacher should not prepare individualized educational plans, should occasionally prepare, should actively prepare, should discourage the preparation of। इंक्लूसिव क्लासरूम में इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान्स क्या होते हैं कि जो हर बच्चे को नज़र में रखते हुए प्लान बनाए जाएं। कुछ बच्चे होते हैं वीक होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट होते हैं, वो सब बच्चों को नज़र में रखते हुए कि हर बच्चे को फोकस में रखते हुए इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान्स बनाए जाएं। तो वो टीचर को बनाने चाहिए, नहीं बनाने चाहिए, ओकेजनली बनाने चाहिए। तो इसका आंसर है शुड एक्टिवली प्रिपेयर। ये आजकल बहुत होने लगा है, सब बच्चों को नज़र में रख के प्लान बनाने चाहिए, या ना कि सिर्फ इंटेलिजेंट है तो खाली इंटेलिजेंट को नज़र में रखते हुए हम प्लान बनाएंगे, या बहुत ही वीक है तो उनको नज़र में रखते हुए बनाएंगे। तो सबके हिसाब से सबको एक साथ रखते हुए हमें प्लान्स बनाने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिस्लेक्सिया इंक्लूड्स। डिस्लेक्सिया भी मैंने करवाया हुआ है, मेरे चैनल में जाके आप देख सकते हैं। मैं इसमें भी डाल दूँगी, कमेंट में भी नीचे डाल दूँगी, आप देख सकते हैं लिंक्स वीडियोस के। तो इसका क्या आंसर है? डिस्लेक्सिया जिसको होता है वो क्या प्रॉब्लम है? अटेंशन डेफिशिएट डिसऑर्डर है, डाइवर्जेंट थिंकिंग, फ्लुएंसी इन रीडिंग, इनएबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली, एंगेजिंग इन रेपिटेटिव लोकोमोटर एक्शंस। बेसिकली ये रीडिंग से रिलेटेड है, बच्चों को रीड करने में प्रॉब्लम आती है। डाइवर्ज थिंकिंग तो नहीं है, फ्लुएंसी इन रीडिंग मेन जो है इसका रीडिंग से ही रिलेटेड है, इनएबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 16 क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एज एडवोकेटेड इन द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 इज बेस्ड ऑन। 2009 में जो राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था, concept of inclusive education is based on the behavioristic principle, sympathetic attitude towards disabled, a rights-based humanistic perspective, mainstreaming of the disabled by offering them primarily vocational education। ये जो था कि right to education जो आया था बच्चों को 2009 में, मेन उसका क्या उद्देश्य था? मेन स्ट्रीमिंग जो डिसेबल है कि 14 साल तक के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिले। ठीक है, ये मैंने अभी शायद टॉपिक करवाया नहीं है, मैं करवा दूंगी ये भी बहुत जल्द, कि बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिले, ये मेन उसका मुद्दा था। इसका सही आंसर है फोर्थ, मेन स्ट्रीमिंग ऑफ द डिसेबल्ड बाय ऑफरिंग देम प्राइमरी वोकेशनल एजुकेशन। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 17th क्वेश्चन। इन द constructivist framework, learning is primarily based on rote memorization, centered around reinforcement acquired through conditioning, focused on the process of meaning making। कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क, लर्निंग इज प्राइमरली, कभी भी रोट मेमोराइजेशन तो होगा नहीं, रट्टा तो हम बच्चों को लगवाएंगे नहीं, क्योंकि वो चीज़ ना लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होती है, तो ये एक नेगेटिव चीज़ है रोट मेमोराइजेशन। सेंटर्ड अराउंड रीइंफोर्समेंट एक्वायर्ड थ्रू कंडीशनिंग। देखिए लर्निंग जो होती है ना, सबसे मेन चीज़ है मीनिंग मेकिंग। अगर बच्चों को हम उस चीज़ का मतलब समझा रहे हैं, अगर मतलब उनको समझ में आ गया, बेसिक कंसेप्ट अगर समझ में आ गया ना, तो वो चीज़ हमेशा दिमाग में रहती है। तो फोकस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग इज़ द राइट आंसर। इन कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क, लर्निंग इज प्राइमरली फोकस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग। नाइव थ्योरीज दैट चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट अबाउट वेरियस फिनोमिना। नाइव थ्योरीज क्या होती है कि जो हम मतलब इमेजिनेशन कुछ बना लेते हैं ना बच्चे, कुछ कुछ जैसे हम साथ साथ चल रहे हैं तो क्या चांद भी हमारे साथ साथ चल रहा है, ऐसे कुछ कुछ थ्योरीज बच्चों में, छोटे बच्चों में कुछ कुछ थ्योरीज बच्चे बना लेते हैं। तो उसके लिए टीचर को क्या करना चाहिए? शुड बी इग्नोर्ड बाय द टीचर, शुड बी पनिश्ड बाय द टीचर, शुड बी रिप्लेस्ड बाय करेक्ट वन थ्रू रिपीटेटिव मेमोराइजेशन, या फिर शुड बी चैलेंज्ड बाय प्रेजेंटिंग काउंटर एविडेंस एंड एग्जाम्पल्स। देखिए फिर से वही बात होगी, इग्नोरेंस तो नहीं करेगा टीचर का काम क्या है? इग्नोर करना नहीं है बच्चों का, पनिश करना भी नहीं है, ये भी बिल्कुल ही नेगेटिव चीज़ है।
रिप्लेस्ड बाय करेक्ट वन, ठीक है, लेकिन थ्रू रेपिटेटिव मेमोराइजेशन, बार बार रिपीट करके उनको रट्टा लगवा दें किसी चीज़ का, ये सही है वो भी गलत है। उनको आप समझाएं विद एग्जांपल्स, विद एविडेंस, उनके सामने प्रेजेंट करके डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से अगर आप उनको समझाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है, तो वही करेक्ट तरीका है। फोर्थ सही आंसर है इसका। नेक्स्ट देख लेते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोगी प्रमोट्स। चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोगी क्या कहती है? एक्सक्लूसिव रिलायंस ऑन टेक्स्ट बुक्स, किताबों के अंदर घुस जाओ, किताबी कीड़ा बन जाओ, वो तो नहीं है। गिविंग प्राइमेसी टू चिल्ड्रंस एक्सपीरियंसेस, रोट मेमोराइजेशन, मैंने भी बताया रोट मेमोराइजेशन हमेशा नेगेटिव रहेगा। लेबलिंग एंड कैटेगराइजेशन ऑफ स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन एबिलिटी, कैटेगराइजेशन हम नहीं करेंगे, मैंने पहले ही बताया था, लेबल नहीं लगाएंगे, कैटेगराइजेशन नहीं करेंगे, रोट मेमोराइजेशन नहीं करेंगे। ये जहाँ भी चीज़ें आए ना वो आप एकदम से आप अलग कर सकते हो, नेगेटिव चीज़ें हैं। चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोगी का मतलब है गिविंग प्राइमेसी टू चिल्ड्रंस, चिल्ड्रन के जो एक्सपीरियंस हैं उनको हम इम्पॉर्टेंस देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इमोशंस एंड कॉग्निशन आर डैश टू ईच अदर, completely separate from, independent of, interwoven with, not related। इमोशंस एंड कॉग्निशंस जो हैं मोस्टली आप देखेंगे बुक्स में हर जगह इंटरवोवन विद ईच अदर है, ठीक है। इमोशंस एंड कॉग्निशंस आर इंटरवोवन विद ईच अदर। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लर्निंग इज करेक्ट फ्रॉम अ कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव। इसमें से कौन सा करेक्ट है about learning from a constructivist perspective? Learning is a process of reproduction and recall, learning एक process है reproduction और recall का। learning process है rote memorization का, गलत। learning is conditioning of behaviors by repetitive association, फिर वही बात है कि रेपिटेटिव एसोसिएशन वो भी हम इतना नहीं महत्व देते हैं उस चीज़ को, रोट मेमोराइजेशन भी इतना महत्व नहीं देते हैं। लर्निंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाय एक्टिव एंगेजमेंट। आप देखिए चारों सेंटेंस में से जो भी आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील आया ना जिसको पढ़ने के लिए, मोस्टली वही सही आंसर होता है। प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कैसे? बाय एक्टिव एंगेजमेंट, यही सही आंसर है। खाली रिप्रोडक्शन और रिकॉल करना लर्निंग नहीं है, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना है और कैसे पार्टिसिपेट करना है, एंगेज करना बच्चों को, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रेजेंटिंग स्टूडेंट्स विद क्लियर एग्जांपल्स एंड नॉन एग्जांपल्स इज एन इफेक्टिव वे टू एनकरेज कंसेप्चुअल चेंज, लीड्स टू कन्फ्यूजन इन द माइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, कॉजेज गैप्स इन देयर अंडरस्टैंडिंग, फोकसेस ऑन प्रोसीजरल नॉलेज रैदर देन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। अगर हम बच्चों को कोई चीज़ समझाने के लिए उनको एग्जांपल्स दे रहे हैं तो ये क्या करेगा, बच्चों में कन्फ्यूजन तो क्रिएट करेगा नहीं, आप एग्जांपल्स के थ्रू समझा रहे हैं उनको। गैप इन द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी नहीं होगा। प्रोसीजरल नॉलेज तो दे रहे हैं रैदर देन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, कि उनको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं दे रहे हैं, खाली प्रोसीजरल अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। जब भी आप किसी चीज़ को एग्जांपल्स के थ्रू समझाएंगे ना तो उसका कंसेप्ट बेहतर तरीके से बच्चों को समझ में आएगा, तो उनका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा, ठीक है। तो इसका फर्स्ट आंसर है, इट इज़ एन इफेक्टिव वे टू एनकरेज कंसेप्चुअल चेंज। जब बच्चों को कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया तो प्रोसीजर तो अपने आप समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, रिपीटेडली आस्किंग चिल्ड्रन टू एंगेज इन लर्निंग एक्टिविटीज ईदर टू अवॉइड पनिशमेंट और टू गेन अ रिवॉर्ड। इससे क्या होता है, अगर बच्चों को बार बार हम पनिश करें, मतलब गलत काम किया तो पनिश कर दिया, अच्छा काम किया तो चॉकलेट दे दी, गलत किया तो डंडा लगा दिया, मतलब वही पनिशमेंट और रिवार्ड अगर हम करते हैं बच्चों के साथ तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, इट डिक्रीजेज एक्सटेंसिक मोटिवेशन, इट इंक्रीजेज इंट्रिंसिक मोटिवेशन, इट वुड एनकरेज चिल्ड्रन टू फोकस ऑन मास्टरी rather than परफॉर्मेंस गोल्स, इट डिक्रीजेज चिल्ड्रंस नेचुरल इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी इन्वॉल्व इन लर्निंग। देखिए बच्चों को अगर कोई काम बच्चा खाली डर की वजह से कर रहा है कि मैं ये नहीं करूँगा तो मुझे डंडा पड़ेगा, मैं ये मैथ्स नहीं पढ़ूँगा, ये साइंस नहीं पढ़ूँगा मुझे डंडा पड़ेगा, ये जल्दी से ख़त्म कर दूँगा मुझे चॉकलेट मिलेगी, तो जो बच्चे का नेचुरल इंटरेस्ट है, जो वो सच में करना चाहता है, जिसमें उसकी क्यूरियोसिटी है, वो कभी निकल के नहीं आएगी। बच्चा डर के मारे कभी ये नहीं बता पाएगा कि मुझे इस काम में इंटरेस्ट है या मैं ये करना चाहता हूँ या मैं ये नहीं करना चाहता हूँ, वो कभी बोलेगा ही नहीं, क्योंकि उसको आपने रोबोट बना दिया है, उसको आपने मशीन बना दिया है
कि तू ये करेगा तो तेरे को चॉकलेट मिलेगी, नहीं करेगा डंडा पड़ेगा। वो इट्स वेरी वेरी बैड थिंग। बच्चों के साथ खुल के बात करना, उसके इंटरेस्ट के बारे में जानना कि वो किस काम में उनका इंटरेस्ट है, क्या करना चाहते हैं एक्चुअल में। डंडे के बेस पे आप बच्चों को ज़्यादा दूर तक नहीं ले जा सकते। थोड़ा बहुत आप फोर्स कर सकते हो, बट ज़्यादा लॉन्ग रन में ये अच्छी चीज़ नहीं होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस प्रमोट मीनिंगफुल लर्निंग। मीनिंगफुल लर्निंग क्या होती है? कॉर्पोरल पनिशमेंट, जो मीनिंगफुल लर्निंग को प्रमोट करती है। कॉर्पोरल पनिश कर दो, मीनिंगफुल लर्निंग आ जाएगी, ऐसा तो नहीं है। कोऑपरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट दो बच्चों को, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन करो, या कांस्टेंट कंपैरेटिव एवोल्यूशन करो। देखो कंपैरिजन जहाँ पे आप भी आ जाएगा वो चीज़ गलत है। कंपैरिजन तो हम करते ही नहीं है, पनिशमेंट भी गलत है। कंपैरिजन तो ना सबसे बेकार चीज़ है, मतलब कभी नहीं करना चाहिए बच्चों के साथ कंपैरिजन, कि उसके 90% आ गए तेरे 30% क्यों आए, उसके 95% आ गए तेरे 55% क्यों आए। कंपैरिजन इज़ द वर्स्ट थिंग। एवरी चाइल्ड हैज़ इट्स ओन एबिलिटी। हर बच्चा किसी न किसी चीज़ में अच्छा है, तो जिस चीज़ में अच्छा है उसी में उसको आगे बढ़ने दो, ठीक है। इतने सुसाइड हो रहे हैं परसेंटेज की वजह से, 50% आए बच्चे ने सुसाइड कर लिया, 70% आए बच्चे ने सुसाइड कर लिया। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ गेटिंग दिस परसेंटेज। हाँ खैर आगे बढ़ते हैं। इसका सही आंसर है कोऑपरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट। बच्चों को एक अच्छा लर्निंग एनवायरनमेंट दें और कॉन्टिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव उनका एवोल्यूशन करते रहें कि बच्चों को कितना समझ आया है, कितनी उनको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो इसका सही आंसर है सेकंड, जिसमें सेकंड और थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाउ कैन टीचर्स फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट इन चिल्ड्रन। टीचर कैसे बढ़ावा दे सकती है अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट इन चिल्ड्रन? बाय डिलीवरिंग अ लेक्चर। अपना लेक्चर दो, काम ख़त्म। बच्चों को समझ में आए तो भी ठीक, ना आए तो भी ठीक। नहीं, ये तो सही बात नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं, बाय ऑर्गेनाइजिंग कॉम्पिटिटिव इवेंट्स करवा के, बाय रेपिटेटिव मैकेनिकल ड्रिल, बार बार रट्टा लगा के बच्चों को, बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन। वही चीज़ है हर क्वेश्चन में, आप देखिए मैक्सिमम वही चीज़ रिपीट होकर आती है। बच्चों के साथ खुल के बात करें, उनको अपॉर्चुनिटी दें, उनके साथ पार्टिसिपेट करें, तो लर्निंग एनवायरनमेंट दें, तो वही सही आंसर आप देखेंगे, बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन। नेक्स्ट लिखते हैं, आप प्राइमरी स्कूल टीचर कैन एनकरेज चिल्ड्रन टू बिकम इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर बाय। एक स्कूल टीचर क्या कर सकता है बच्चों को एनकरेज करने में, टू बिकम इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर बाय ऑफरिंग मटेरियलिस्टिक रिवॉर्ड्स फॉर एवरी स्मॉल टास्क। वही मटेरियलिस्टिक का मतलब वही है कि आप चॉकलेट दे दो, कुछ दे दो बच्चों को, मटेरियलिस्टिक अवार्ड्स दे दो। नेक्स्ट देख लेते हैं, एम्फोसाइजिंग ओनली ऑन प्रोसीजरल नॉलेज। खाली बच्चों को बता दें कि कैसे होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है, वो नहीं बताएंगे, कैसे होता है बस उनको बता दें। डिसमिसिंग एंड पेनलाइजिंग इनकरेक्ट आंसर्स। पेनलाइज करें, अगर गलत आंसर देंगे तो पनिश करें, ये भी गलत है। एनकरेज चिल्ड्रन टू मेक इंट्यूटिव गेसेस एंड देन ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑफ द सेम। बच्चों को उनको उनके खुद के एग्जाम्पल्स देने दें, लेट देम गिव द आंसर्स। उनको क्रिएटिव होने दें, उनको अपना दिमाग लगाने दें, उनको सोचने दें। जितना ज़्यादा दायरे में वो सोचेंगे ना, उनको कंस्ट्रक्ट मत कीजिए कि चार दीवारों में, कि आपको इन्हीं चार दीवारों के बीच में सोचना है। लेट देम थिंक व्हाटएवर दे कैन, दे वांट टू थिंक। इंट्यूटिव गेसेस, जो भी वो गेस लगा सकते हैं उसके बारे में वो गेस करें और फिर उसके बारे में डिस्कस करें। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब है उस चीज़ के बारे में डिस्कस करें। डिस्कशन से आप सही आंसर की तरफ उनको पुश करें। तो इसका सही आंसर है फोर्थ। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स डज फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकर एट अ रैपिड पेस। इसमें से कौन से पीरियड में बच्चे का फिजिकल ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से होता है? इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड एंड मिडिल चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस एंड देखिए सबसे ज़्यादा जो बच्चे का फिजिकल चेंजेस आते हैं, आप देखेंगे इन्फेंट, जब बच्चा पैदा होता है दिन पर दिन उसका जो है ना, जो फिजिकल ग्रोथ होता है बहुत तेज़ी से बढ़ता है। 1 महीने का बच्चे और 2 महीने के बच्चे में आप देखेंगे तो आपको खुद फ़र्क नज़र आएगा, ठीक है। लेकिन वही चेंज जब आप बड़े हो जाते हैं तो 1-2 महीने में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन इन्फेंसी से अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा बहुत तेज़ी से बढ़ता है, मतलब 0 to 2 और 2 to 6-7 ईयर्स तक बच्चा काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है।
तो सही आंसर है इसका फर्स्ट, इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का प्रिंसिपल कौन सा नहीं है? अभी मैंने एक से पिछला मैंने टॉपिक करवाया था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। तो डेवलपमेंट इज़ अ लाइफ लॉन्ग, सही बात है। डेवलपमेंट इज़ मॉडिफिएबल, डेवलपमेंट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, या फिर डेवलपमेंट इज़ यूनिवर्सल एंड कल्चरल कंटेंट्स डू नॉट इन्फ्लुएंस इट। देखिए लाइफ लॉन्ग भी है, मॉडिफिएबल भी है, मतलब डेवलपमेंट आप लाइफ लॉन्ग मतलब जब से आप पैदा हुए तब आपके मरने तक आपके अंदर डेवलपमेंट होती रहती है। आज आप कुछ और है, आज से 10 साल बाद आपके अंदर कुछ और चेंजेस आ जाएंगे, तो ये मॉडिफिएबल है, चेंज आते रहते हैं इंसान के अंदर, डेवलपमेंट होती रहती है। हो सकता है आप कोई चीज़ आज कर रहे हैं, आप गलत तरीके से कर रहे हैं, थोड़े दिन बाद आपको समझ आ जाए कि वो नहीं, ऐसे नहीं, ऐसा सही तरीका है, तो आपके अंदर डेवलपमेंट आती रहेगी, डे बाय डे, ईयर बाय ईयर डेवलपमेंट इंसान के अंदर आती रहती है। डेवलपमेंट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट से ही हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है। ये भी मैंने करवा चुकी हूँ मैं, हेरिडिटी एनवायरनमेंट। लास्ट है डेवलपमेंट इज़ यूनिवर्सल, ये तो ठीक है, लेकिन कल्चरल कंटेंट्स डू नॉट इन्फ्लुएंस इट, ये गलत चीज़ है। कल्चर का बहुत फ़र्क पड़ता है, जिस माहौल में आप रहते हैं। कल्चर क्या है? एनवायरनमेंट का ही पार्ट है। जिस तरह के माहौल में आप रहते हैं वो आपको इफेक्ट करेगा ही करेगा आपकी डेवलपमेंट को, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, द प्राइमरी कॉज ऑफ इंडिविजुअल वेरिएशन इज़, इंडिविजुअल वेरिएशन का प्राइमरी कॉज क्या है? जेनेटिक कोड रिसीव्ड बाय द इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ पेरेंट्स, बच्चों को जो माँ बाप से हेरिडिटी में मिलता है वो कारण है इंडिविजुअल डिफरेंस का। इनबॉर्न कैरेक्टरिस्टिक्स, पैदाइशी जो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कारण है। एनवायरनमेंट से आपको जो डिफरेंस मिले हैं वो कारण है। या फिर द कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन द हेरिडिटी एंड द एनवायरनमेंट, खाली हेरिडिटी या खाली एनवायरनमेंट नहीं है, दोनों का जो मिक्स है उससे ही आपके अंदर डिफरेंस आते हैं। कुछ कैरेक्टर्स आपको पेरेंट्स से मिले हैं, कुछ आपको एनवायरनमेंट से मिले हैं, तो जो दोनों का मिक्स है उसी से हर इंसान एक दूसरे से अलग है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी, कौन सी इसमें से है सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी? प्राइमरी कौन सी है? प्राइमरी तो होती है हमारा घर। सबसे पहला क्या है? सब बच्चा पैदा होता है, सबसे पहला क्या है? किसके साथ सोशल होता है? वो अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। तो फैमिली जो है वो प्राइमरी रहेगी हमेशा। फैमिली एंड नेबरहुड नहीं प्राइमरी है। फैमिली एंड मीडिया, जहाँ फैमिली आ गई वो प्राइमरी है, उसको डिस्कार्ड कर दो। मीडिया एंड नेबरहुड, नेबरहुड जो है वो भी आपके जस्ट नेबर्स हैं, तो उनको भी आप प्राइमरी में काउंट कर सकते हैं। लेकिन स्कूल एंड मीडिया ये दोनों चीज़ें सेकेंडरी हो गई, ठीक है। एक एज के बाद ही बच्चा स्कूल जाता है, मीडिया भी बाद में आएगा। तो सोशल, स्कूल एंड मीडिया आर द सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी। तो ये थे आपके 30 क्वेश्चन CDP को लेकर। मैंने पूरी कोशिश की आपको थोड़ा डिटेल में समझाने की, तो आपको एक आइडिया लग जाए किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ये तो सिर्फ एक ही पेपर था, अभी बहुत सारे पेपर्स लेकर आऊँगी मैं इसके बाद भी, और धीरे धीरे हम CDP के भी तैयारी शुरू करेंगे। साइड बाई साइड BEd की तैयारी तो चलती ही रहेगी। तो एग्ज़ाम्स का तो अभी BEd के एग्ज़ाम्स तो होने ही रहे हैं, खैर कोई बात नहीं, हमारी तैयारी तो चलती रहेगी। CTET तो अभी नहीं हुआ है, तो कुछ दिनों में हो जाएगा, उसके बाद दिसंबर में भी आएगा, तो CTET भी चलते ही रहेगा। तो साइड बाई साइड आप तैयारी करते रहेंगे तो बेहतर रहेगा आपके लिए। तो यही तक था आज का वीडियो, एक और वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।